Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. I hope you all are fine. Today we are going to discuss about the charging and discharging of a capacitor. पिछले कुछ लेक्चर्स से हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज कैपेसिटर्स और इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है यहाँ पर हमने जो दो प्रोसेसेस देखने हैं वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हैं कैपेसिटर के बारे में। और चूँकि हम कैपेसिटर पहले पढ़ चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है और किस तरह से हम उसको उसकी फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो आज की प्रोसेस में हम स्पेसिफ़िकली जो टारगेट कर रहे हैं वो उसके चार्जिंग प्रोसेस या डिस्चार्जिंग प्रोसेस के बारे में है। तो इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, हमने क्या देखा कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स मौजूद हैं उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे, और जब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिस टर्मिनल से आपने जिस प्लेट को कनेक्ट किया होता है वही चार्ज उसके ऊपर डिवेलप हो जाता है। हमने यहाँ तक बात की थी, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि इस चार्ज के डेवलप होने का प्रोसेस क्या है। क्या फौरी तौर पर जैसे ही आपने कनेक्टिंग वायर्स को लगाया बैटरी के साथ, क्या फौरी तौर पर चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो गया या इसमें कुछ टाइम डिले आएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका अपना एक टाइम डिले होता है, कुछ टाइम डिले आता है, बेशक वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है लेकिन स्टिल उसको डिस्कस करना सर्किट को कम्प्लीटली स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो जब उस पर चार्ज डिवेलप होता है तो एक स्मॉल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दैट इज़ Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल Q नॉट तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड है। और ये टाइम चूँकि बहुत स्मॉल है, माइक्रो सेकेंड में हो सकता है या मिली सेकेंड्स में हो सकता है, मिली में नहीं होगा, जस्ट माइक्रो सेकेंड में होगा, बट स्टिल हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इस देखेंगे कि किस तरह से हम चार्ज के डेवलपमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को समझने के लिए हमें एक सर्किट को कंसीडर करना पड़ता है जो कि बेसिकली RC सर्किट कहलाता है। RC सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपने दो पैसिव कंपोनेंट्स यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया है, इसको RC सीरीज़ सर्किट कहा जाता है। पैसिव कंपोनेंट के अलावा यहाँ पर एक एक्टिव कंपोनेंट मौजूद है जो कि बेसिकली बैटरी है, ये सोर्स ऑफ EMF है। और दोबारा आपको रिकॉल करवा दूँ कि पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के जो एनर्जी जनरेट करते हैं। अब जब हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा हम इस सर्किट में बैटरी को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं। इस बैटरी की वजह से इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन हम जब डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो उस वक्त चार्ज डेवलप हो चुका होता है जिसको ख़त्म करना मकसद होता है। उस केस में हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा एक ही सर्किट को हमने इस तरह से बनाना है कि हम जब चार्जिंग की बात करेंगे तो बैटरी इंक्लूडेड हो और जब डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे तो ये एक्सक्लूडेड हो। तो हम यहाँ पे एक 2 वे की लगा देते हैं और इसको हम जब फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो हमारी लूप ये होगी जिसमें तीनों कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, और जब हम इसको पॉइंट 2 से कनेक्ट करेंगे तो हमारी लूप जस्ट इतनी रह जाएगी जिसमें जस्ट ये दो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो आपकी बुक में जो डायग्राम्स दी हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनकी सेंस भी यही है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, लेकिन आगे मैं उनको इंक्लूड करूँगी तो हम दोबारा उसे डिस्कस कर लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए वो टाइम कांस्टेंट का है। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जो डिले आ रहा है, उससे रिलेटेड हर सर्किट का एक अपना कांस्टेंट होता है और वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या है? It is the time required to deposit 0.63 times the equilibrium charge Q naught। यानी अगर कोई सर्किट है आपके पास, उसमें जो लगा हुआ कैपेसिटर है उसके ऊपर टोटल चार्ज जो डिपॉजिट होना है वो Q नॉट है, ठीक है। ये टोटल चार्ज 100% चार्ज जो डेवलप हो सकता है वो Q नॉट है। तो टाइम कांस्टेंट को हम डिफ़ाइन करेंगे उस 100 में से 63% चार्ज के ऊपर। यानी जब आपके पास
इस कैपेसिटर पर 63% चार्ज डेवलप हुआ है और इस 63% तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, तो वो जो वैल्यू होगी वो सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। डिफरेंट कैपेसिटर्स और डिफरेंट रेजिस्टेंस के आरसी सर्किट्स के टाइम कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं, तो लिहाजा हमने एक कैपेसिटर को दूसरे से अगर डिफरेंशिएट करना है और हमने ये देखना है कि किसी कैपेसिटर में चार्जिंग जल्दी हो रही है और दूसरे में चार्जिंग लेट हो रही है, यानी एक कैपेसिटर पे जल्दी चार्ज डेवलप हो रहा है और दूसरे को चार्ज डेवलप करने में अभी वक्त लग रहा है, तो फिर हमें इस टाइम कांस्टेंट के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि टाइम कांस्टेंट आर सी लिखा है। अगर आप हेडिंग देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है द टाइम कांस्टेंट आर सी, तो ना तो आर टाइम से रिलेटेड है ना ही सी टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आर सी को हम कैसे टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं, इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं कि आर सी का जो प्रोडक्ट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास नंबर आ जाता है, जो कांस्टेंट आ जाता है, वो टाइम की ही यूनिट्स रखता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम जो दो बेसिक इक्वेशंस ले रहे हैं वो है v इज़ इक्वल्स टू आई आर एंड q इज़ इक्वल्स टू सी वी। दोनों वेल नॉन इक्वेशंस हैं, आप जानते हैं। ये पहली जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये ओहम्स लॉ है और इसको हम कैपेसिटर के टॉपिक में बार बार डिस्कस कर रहे हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है और इसको सॉल्व करते हुए हमें c की वैल्यू चाहिए। r के लिए आप इसको अरेंज कर लें तो ये v ओवर i के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और i क्या है, करंट। करंट को डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू डालें चार्ज पर यूनिट टाइम, तो r की वैल्यू आपके पास आती है v मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई q। इसी तरह c जो है वो सिंपली यहाँ से रीअरेंज करें, q ओवर v के इक्वल आएगा। अब आप c और r को मल्टीप्लाई कर दें, आर सी इज़ इक्वल्स टू इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास देखेंगे आप कि v और v कैंसिल आउट हो रहे हैं, q एंड q कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो फैक्टर आपके पास रह गया है वो टाइम का फैक्टर है। लिहाजा हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि आर सी जो है वो टाइम के यूनिट्स देता है, यानी ओहम टाइम्स फैरेड इज़ इक्वल्स टू सेकेंड। तो इसलिए जो आपका आर सी सर्किट है उसको यूज़ किया जाता है टाइम कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए और उसको डिस्कस करने के लिए। चलें अब हम फर्स्ट टॉपिक, जो पहला पार्ट है इस टॉपिक का, आपकी बुक के हिसाब से उसको स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सर्किट नज़र आ रहा है, राइट साइड पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है और ये आपकी बुक की ही दोनों फिगर्स हैं। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो फौरी तौर पर डिवेलप नहीं होता, उसको डिवेलप होने में कुछ टाइम लगेगा, ग्रेजुअली चार्ज डिवेलप होगा। और उसको आप देख सकते हैं इस ग्राफ में से, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले इस सर्किट को समझ लीजिए। ये वही आरसी सीरीज़ सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा दिया गया है और इसमें 2 वे की यूज़ कर दी गई है। फर्स्ट में चूँकि हमें बैटरी रिक्वायर्ड है, लिहाजा स्विच को पॉइंट ए के साथ क्लोज़ कर दिया गया है, जिसमें इस बैटरी की वजह से एक क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और जिसकी वजह से इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिवेलप होना शुरू होगा। तो जब आपने बैटरी के लिए स्विच को क्लोज़ किया उस वक्त चार्ज मौजूद नहीं था, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 0 है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये चार्ज, इन दोनों में से एक कर्व को फ़िलहाल देख लीजिए, चार्ज डिवेलप होना शुरू होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। वाई एक्सिस जो है वो बेसिकली चार्ज की वैल्यू बता रही है और एक्स एक्सिस जो है वो टाइम का कांस्टेंट बता रहा है। तो जब चार्ज डिवेलप होना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट तक पहुंचता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन जो है वो मैक्सिमम लिमिट को शो कर रही है, यानी एक चार्ज के ऊपर इतना, एक कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज जो है वो मैक्सिमम डिवेलप हो सकता है, Q नॉट मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें तो यहाँ पर एक और कर्व ड्रॉ किया गया है, ये किसी और कैपेसिटर के लिए हो सकता है, 2 डिफरेंट कैपेसिटर के कंपैरिजन के लिए हो सकता है। ग्राफ कंपैरिजन का सबसे बेस्ट मेथड होता है फिज़िक्स में। तो अगर आप दूसरे किसी कैपेसिटर के लिए देख रहे हैं तो उसमें चार्ज की डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल इस कर्व से शो हो रही है। अब इनमें डिफरेंस आपको साफ जाहिर हो रहा है, ये दोनों ग्राफ्स एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इस पोर्शन के दौरान जो ऊपर वाला कर्व है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच चुका है,
लेकिन ये जो आपके पास नीचे जो दूसरा कर्व आ रहा है ये भी मैक्सिमम वैल्यू से कुछ दूर है। इसका मतलब है अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ और मज़ीद टाइम कंज्यूम करता हुआ आगे मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम चार्ज डेवलप होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये जो नीचे वाला कर्व है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट मेथड जो है जिससे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है टाइम कांस्टेंट का फैक्टर। दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन सेम है, यानी 0.63 क्यू नॉट। तो अगर हमने इनको कंपेयर करना है दो कैपेसिटर्स को, तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह क्यू नॉट एक मैक्सिमम लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसी तरह हम देखेंगे कि ये 100% है तो इसका 63% यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उस 63% पे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी ये है 0.63 क्यू नॉट। ये लाइन इन दोनों कर्व्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमें डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो इस लाइन ने पहले इस कर्व को, ऊपर वाले कर्व को टच किया, और अब यहाँ से लाइन ड्रॉ की हमने टाइम के एक्सिस पे, तो हमें मालूम हुआ कि 0.63% क्यू नॉट के लिए, यानी 63% चार्ज डेवलप करने के लिए इसको इतना टाइम रिक्वायर हुआ, इतनी वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.63 इस पॉइंट पर टच करता है और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इतना है, इधर से लेकर यहाँ तक। तो अब आप कंपेयर कीजिए किसको ज़्यादा टाइम लगा है, ये किसका टाइम कांस्टेंट बड़ा है। तो ऑब्वियसली आपके सामने मौजूद है कि ये एक छोटी वैल्यू है और ये एक बड़ी वैल्यू है, लाइन की लेंथ से भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला कर्व है ये एक ऐसे कैपेसिटर का कर्व है या ऐसे सर्किट के लिए कर्व है जिसमें टाइम कांस्टेंट कम है, टाइम कांस्टेंट स्मॉल है इसका। और ये जो नीचे कर्व है इसके लिए टाइम कांस्टेंट बहुत लार्ज है, इसीलिए यहाँ पर ऊपर वाले कर्व के लिए स्मॉल टाइम आरसी लिखा हुआ है और इस कर्व के लिए लार्ज आरसी लिखा हुआ है। अब स्मॉल आरसी का मतलब क्या है, यानी कम टाइम के अंदर ज़्यादा चार्ज का डेवलप होना। लार्ज आरसी का मतलब क्या है कि ज़्यादा टाइम लगेगा इसको चार्ज को डेवलप करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम दो कैपेसिटर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि किस कैपेसिटर को कितना टाइम लगता है चार्ज को, टोटल चार्ज को डेवलप करने में। अब आपको कैसे मालूम होगा कि ये जो चार्ज के कर्व्स हैं, ये सॉलिड लाइंस जो हैं यहाँ पर, ये इसी तरह से ड्रॉ होंगी, इनकी कोई और शेप क्यों नहीं है। तो याद रखें, जो कर्व्स होते हैं मैथ्स में, जो ग्राफ्स होते हैं, वो बेसिकली हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू ड्रॉ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रिवाइज़ कीजिए, ओहम्स लॉ के लिए आपने 10th क्लास में ग्राफ्स ड्रॉ किए थे जो कि स्ट्रेट लाइन थी जिसकी स्लोप भी निकालते हैं आप, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड सो ऑन। 1 ओवर स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इसके लिए कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कोई और मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। आपकी बुक में इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया, ठीक है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपको मज़ीद अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन दिखा रही हूँ जिसको ड्राइव करना यहाँ पे मकसद नहीं है, ठीक है, वो आपके स्कोप से बाहर है। इसको सिर्फ आप देख लीजिए, याद कर लीजिए कि ये वो कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए इक्वेशन है जो कि हमें बताएगी कि जो कर्व बन रहा है ग्राफ का वो किस तरह से होगा। इस इक्वेशन को अगर आप पढ़ें तो ये इक्वेशन क्या है, Q इज़ इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। एक एक फैक्टर की अगर हम बात करें तो Q वो चार्ज है जो किसी टाइम, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं उस टाइम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है, Q कहलाएगा। Q नॉट मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की जो कि एक कैपेसिटर के ऊपर डेवलप हो सकती है। E क्या है, E को मैथ्स में ऑयलर नंबर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और इसकी वैल्यू 2.718 होती है। ये एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कहीं पे पॉइंट के बाद एंड नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जाएगी जितना एक्यूरेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने चूँकि यहाँ पे मैथमेटिकली कोई एक एक्सप्रेशन निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो जितनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कम से कम वो यही है 2.718। फिर हम E की पावर की बात करें तो ये टाइम T लिखा हुआ है, आपका ऑब्जर्वेशन टाइम, जिस टाइम के ऊपर आप चार्ज निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना चार्ज डेवलप हो चुका है।
और आर सी टाइम कांस्टेंट है और ये उस सर्किट से रिलेटेड है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं। तो चूँकि सर्किट हम खुद बना रहे हैं, हमें रेजिस्टेंस भी मालूम है, हमें कैपेसिटेंस भी मालूम है, तो हम आर सी की वैल्यू एक ही दफ़ा फिक्स्ड कर देते हैं, ये वैल्यू हमें मालूम रहती है, ठीक है। टाइम की वैल्यू चेंज होती जाती है। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगते हैं, इसमें हम टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ सब्सिट्यूट करते जाते हैं, तो मैक्सिमम चार्ज की टर्म्स में हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि किस टाइम पर कितना चार्ज डिवेलप होगा। अब यहाँ देखें, हम अगर टाइम t इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर 0 सब्सिट्यूट करें। 0 सब्सिट्यूट करने से e की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0, एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1, और फिर 1 - 1 जो है वो आपको 0 देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 है चार्जिंग में, उस वक्त चार्ज भी 0 होगा। ऐसा ही हुआ था। फिर जब टाइम की वैल्यू बढ़ती है, आसानी के लिए हम इसको सेकंड्स में नहीं बल्कि आर सी की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। हमारे लिए सॉल्व करना और समझना आसान हो जाएगा। हम टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं, कितने टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में हम यहाँ हमने इतना टाइम ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल t इज़ इक्वल्स टू 1 RC, 1 टाइम्स टाइम कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर RC 1 RC सब्सिट्यूट करें। डिनोमिनेटर में भी RC मौजूद है, ऊपर भी RC मौजूद होगा, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। -1 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, यानी 1 RC पर कितना चार्ज डेवलप हुआ है, वो है 0.63% या 0.63 टाइम्स Q0। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमने टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया है तो 1 टाइम कांस्टेंट के ऊपर हमने 0.63 ही क्यों लिखा, 63% को ही क्यों डिस्कस किया था वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि 1 टाइम कांस्टेंट पर 0.63% जो है, या सॉरी 63% चार्ज जो है टोटल चार्ज का, वो डिवेलप होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि हम कर्व को ड्रॉ करना सीख रहे हैं या हम उसको डिस्कस करना सीख रहे हैं, तो हमें कुछ वैल्यूज़ मज़ीद लेनी चाहिए, ठीक है। 2 टाइम्स RC, 3 टाइम्स RC, 4 टाइम्स RC एंड 5 टाइम्स RC पे जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे Q की, डिवेलप चार्ज की, तो e⁻², -3, -4 एंड -5 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 0.86, 0.94, 0.98 एंड 0.99 Q0 आएगा। इसको खुद सॉल्व करके देखेगा, ये वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली मेन बात है वो क्या है, आप देख रहे हैं कि टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 पर चार्ज 0 था, और जब आप 1 RC पर पहुँचे हैं तो चार्ज 63% डिवेलप हुआ है। एक बड़ा डिफरेंस है, फ़ौरन से 0 से 63%। लेकिन जब आप उतना ही गैप का टाइम दोबारा लेते हैं, इन सब में इक्वल गैप है, ठीक है, तो 2 RC पे पहुँचेंगे तो आप यहाँ पे जस्ट 23% का डिफरेंस रह गया। यहाँ 63, 23 और आगे ये डिफरेंस मज़ीद स्मॉल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस कर्व को दोबारा देखें। अगर इस कर्व को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक ये पार्ट, दूसरा यहाँ तक का पार्ट, और तीसरा ये जो लास्ट स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये देखें कि जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव किए हैं तो फ़ौरन से चार्ज जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज शुरू के टाइम के अंदर डिवेलप हुई। सेकेंड पार्ट में ये डिफरेंस कम रह गया है, ठीक है, और लास्ट में बहुत ही कम है। जैसे आप यहाँ हम देख रहे थे कि 94, 98 एंड 99%, तो बहुत कम डिफरेंस से लास्ट पार्ट के अंदर। हालांकि टाइम का जो हम ले रहे हैं, टाइम इलैप्स जो ले रहे हैं वो सेम है, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं चार्ज का डिवेलप होना, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शो किया जाता है। इसकी रीज़न क्या है, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि क्यों फर्स्ट पार्ट में जल्दी और ज़्यादा चार्ज डेवलप हुआ, फिर सेकंड में तो और मज़ीद थोड़ा कम हो गया, और लास्ट में तो बिल्कुल ही डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो देखिए कि जब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लेट पे, तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को उसके ऊपर दोबारा एम्बेड होने में रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे चार्जेस प्लेट के ऊपर ज़्यादा होते जाएंगे, रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा चार्जेस में, बहुत ज़्यादा जो है वो चार्जेस डिवेलप नहीं हो सकते। रिपल्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पर रोल प्ले कर रही है चार्ज की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जब चार्जेस कम है तो रिपल्शन कम है, दूर दूर जगह है उनके पास, वो बैठ सकते हैं,
सीट्स अभी बहुत सारी खाली हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन जैसे जैसे चार्जेस ज़्यादा होते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे आप, तो फिर अब जो है वो न्यू आने वाले चार्जेस के लिए जगह कम होती जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये हमने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपको चार्जिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। कर्व कैसे ड्रॉ किया गया है, रीज़न क्या है इस तरह से कर्व लाइन आने की, फिर आप दो कैपेसिटर को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर जल्दी चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरा कैपेसिटर चार्ज डेवलप करने में टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो आई होप कि आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अब जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, और वो डिस्चार्जिंग है। जब आपको चार्जिंग की समझ आ गई है तो डिस्चार्जिंग समझना बहुत आसान हो गया है। हमने वही सर्किट लिया है, अब हमने जो क्लोज़ किया है स्विच वो पॉइंट बी के साथ किया है, बैटरी एक्सक्लूड कर दी है, और जो चार्ज यहाँ डेवलप हो चुका है इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कॉज करेगा यहाँ पर करंट को। तो चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कंसीडर करते हुए करंट की इस डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ इन चार्जिंग प्रोसेस, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज फ्लो होता जाएगा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता जाएगा, और जो करंट की अमाउंट है वो भी कम होते होते ज़ीरो तक पहुँच जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसको समझने का तरीका ये है कि आप सपोज़ करें कि इस प्लेट के ऊपर आपने 10 चार्ज डिपॉजिट करवाए थे, 10 पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए। अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है और वो यहाँ पर जाके माइनस क्यू के साथ कंबाइन होकर उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। पीछे 9 रह गए, देन एक और जाएगा, 8 रह जाएंगे, एंड सो ऑन करते करते ये तमाम चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे और उस टाइम पर करंट भी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो चूँकि जब हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को, तो उस वक्त जो चार्ज था, डिपॉजिटेड चार्ज था, वो मैक्सिमम था, लिहाजा हमारा ग्राफ जो है वो मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होगा। और जब ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हुआ है उस वक्त चार्ज ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका था, तो ये एंड जो है वो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डिक्रीज़ आएगा। अब लार्ज और स्मॉल टाइम कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे इस ग्राफ में नहीं दिखाया गया, तो कोई मसला नहीं, आप ख़ुद से इसको अब ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये Q0 है तो आप यहाँ पे इसका 63% ढूंढिए, यहाँ कहीं पे 63% होगा। उसकी लाइन जिस कर्व को पहले टच कर रही है उसको ऑब्वियसली उसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा, और जिसको नेक्स्ट सेकंड पे टच करेगी उसका टाइम कांस्टेंट लार्ज होगा। ऐसे नहीं समझ आती तो जब यहाँ पे ये लाइन, एक इमेजिनरी लाइन, आप इसको ड्रॉ करके देख लें, मैं आपको जस्ट अभी समझा रही हूँ, तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला कर्व है इसमें स्मॉल RC कहलाएगा, और इस कर्व के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो लार्ज होगा। टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग में स्मॉल या लार्ज होने का मतलब क्या है कि अब बस वो कैपेसिटर जिसका स्मॉल टाइम कांस्टेंट है वो डिस्चार्जिंग भी जल्दी जो है वो करेगा, जैसे उसने चार्जिंग भी जल्दी की थी। बैक जाके आप देख सकते हैं कर्व को। इसी तरह वो कैपेसिटर जिसका टाइम कांस्टेंट लार्ज है उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम कांस्टेंट हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हमें लाजमी नहीं है कि हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो कि जल्दी चार्ज अपने ऊपर डेवलप कर ले और जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। हमें ऐसे कैपेसिटर्स की भी कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे डिस्चार्जिंग बहुत स्लो हो, बहुत देर तक चार्ज रिटेन रहे, बहुत देर तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वहाँ पे डेवलप रहे, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। हम टाइम कांस्टेंट को देखते हुए कैपेसिटर को सिलेक्ट करेंगे अपनी स्पेसिफिक जो भी हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हमने उसको यूज़ करना है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका ये लास्ट टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। आज के टॉपिक के अलावा भी अगर इससे पहले के टॉपिक्स में कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। सेकंड चीज़ कि जो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं इन वीडियो लेक्चर्स, तो वो इस तरह के टॉपिक्स थे जो कि आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। मोस्टली वो एप्लीकेशन थी, जैसे आई गेस इंजेक्ट प्रिंटर, तो वो आप खुद पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बेसिक मकसद क्या है कि आपको फ़िज़िक्स के तमाम फिनोमेना समझाना, अप्लाई आप उसको खुद कर सकते हैं। तो अब हमारा आगे का ये प्रोसेस होगा कि आज ये चैप्टर एंड हो चुका है।
आप इसको थॉरली अच्छी तरह स्टडी कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। कल की लाइव क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।